गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरदास मुरादाबाद भारतीय माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 2 पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे जल। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था मृदा के बारे में, ठीक है। तो आज हम जल के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि जल हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। आगे देखते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा? नवकरणीय प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। भूपृष्ठ का मतलब पृथ्वी का जो तल है, जो पृथ्वी की धरती है, उसका 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। कितना है? 2.7%। 7% है ये। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। ये सब मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। जल वाष्प के रूप में ये पाया जाता है। आगे देखते हैं। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाहक की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। क्या था ये? इसके अंतर्गत जल का क्या है? यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाहक की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे जल चक्र कहा जाता है। आप पिछले कक्षा में जल चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल किस में उपयोग होता है? कृषि उद्योग, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक है बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। इसके अंतर्गत क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है, भोजन और नकदी फसलों की पैदावार मांग बढ़ रही है उसकी, और हमारा नगर भी बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ से वन कटेगा तो हमारे नगर भी बढ़ते जाएंगे। तो इससे क्या है? जीवन स्तर तो बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन जल की आपूर्ति की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं। जल उपलब्धता में क्या समस्याएं आती है उसके बारे में देखते हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बन रहती है, मतलब कि जल के अभाव की अधिक समस्या है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप ही हो सकता है। वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो ये देखिए हमारे जल उपलब्ध जो होता है, हमें उसमें क्या क्या समस्या आती है उसके बारे में हमने यहाँ जाना। आगे देखते हैं। जल संसाधनों का संरक्षण। हम जल के संसाधन जो है, स्रोत है, उनका
संरक्षण कैसे करते हैं अर्थात उसमें बचा कैसे सकते हैं उसे। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। मतलब कि इसका उपयोग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब कभी कभी प्रदूषण इतना हो जाता है कि जल भी हमारे लिए अनुपयुक्त हो जाता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि की रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख सदूषक है। मतलब कि इन सब के द्वारा जल बहुत ही अशुद्ध होता जा रहा है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़क नाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके द्वारा जल को हम संरक्षण दे सकते हैं। आगे देखते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं। वन और अन्य वनस्पति ये सब क्या होते हैं, धरातल के प्रभाव को धीमा करते हैं अर्थात मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जो भूमि के अंतर्गत जल होता है उसे वापस लेकर आते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। क्या ये जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की ये दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। मतलब कि जो सिंचाई खेतों से जो सिंचाई होती है, खेतों में जिस नहरों से सिंचाई होती है उनको उनके रिसाव को कम करना चाहिए, जिससे कि वहाँ रिसाव ना हो और खेतों को भी पानी मिल सके और नहरों में भी पानी बना रहे। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। ये एक विधि है, इसके द्वारा जल की क्षति को हम रोक सकते हैं। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। तो इसके अंदर ये भी एक टपकन विधि है, ये भी एक उपयोगी विधि है जिसके अंतर्गत हम जल को बचा सकते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। इन विधियों के द्वारा हम अपने जल को सहेज सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। अब देखते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति, जो प्रकृति के अंतर्गत जो हमें वनस्पति मिले उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्र की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। मतलब कि जो बैग था वो बहुत ही सुंदर था। तो अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना है। किससे बना है? जूट से। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। वहाँ पे जो बनी थी, एक प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ पे सभी देशों से निम्नलिखित चीज़ें आई थी, जिसके अंतर्गत एक तो सुंदर हैंडबैग था जो कि जूट का बना था, टोकरियाँ थी और दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखा था, वे बेंत और बांस की बनी हुई थी। और भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। भारत के पूर्व और उत्तर पूर्व के अंतर्गत वहाँ पे बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। आगे देखते हैं। जेससी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। जेससी ने क्या देखा था? रेशमी स्कार्फ देखकर बहुत ही उत्साहित हो गए थे, वो एक्साइटमेंट हो गई थी उसमें। तो यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। तब उसकी अध्यापिका ने कहा, स्पष्ट किया कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। किससे? कीटों से, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। कहाँ पे पाले जाते हैं रेशम वाले कीट? शहतूत के पेड़ों पर। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। रेशमी वस्त्र हमें जो मिलता है, जो अच्छी अच्छी नई बेंत और बांस की जो वस्तुएं बनती है, वह भी हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि जैवमंडल किसे कहते हैं। जैवमंडल में
सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? परितंत्र। एक बार फिर से देखते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। क्या ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसी की वजह से हम पूर्ण रूप से सांस ले सकते हैं। और जो पौधे होते हैं उससे हमें इमरती लकड़ी प्राप्त होती है और वह क्या करते हैं? वे हमें आश्रय देते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, मतलब कि मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि फसलें उगाने के लिए अगर मिट्टी नहीं होगी तो फसलें उगना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मृदा को भी वे सुरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात मिट्टी को सुरक्षा देते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कि रक्षा के रूप में कार्य करते हैं। ये पूरे भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो हमें पेड़ों से ही कागज़ प्राप्त होता है, पेड़ों से ही हमें फल प्राप्त होते हैं, पेड़ों से ही हमें औषधीय पौधे प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा हम दैनिक जीवन में अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। और पौधे के असंख्य उपयोग है, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। कौन आते हैं? वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है इनसे? हमें दूध, मांस, खाल प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। कौन देती है? मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद देती है। फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, मतलब कि कीट है तो उनका वो भोजन है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। जिससे क्या समझा जाता है इनको? गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक इनको समझा जाता है। पर्यावरण से ये हमें भी बचाते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो आज हमने जल के बारे में जाना, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जाना। तो आज आपके लिए मैं इतना ही करूँगी। आप इस लेसन को एक बार पुनः रीड करेंगे और इसको पूरे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।